अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा इससे पहले का, जिसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने बताया था, तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जाके फटाक से पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना है ताकि आप अच्छे से ये वीडियो समझ सकें। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, आईएसए कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आईएसए कंप्यूटर क्या है, ये पूरी कनेक्टेड है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, फिर इसको देखना, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग सुपर एक्सीलेंट हो। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कंप्यूटर, ये क्या है? आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। ओवरव्यू। The ISA computer was one of the earliest stored program computers, designed between 1945 से 1951 at the Institute of Advanced Study ISA, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। यानी ISA क्या है? ISA बेसिकली एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। ये स्टडी का यानी इंस्टीट्यूट का नाम है, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में था। और ये जो है, इन्होंने ही सबसे पहला कंप्यूटर बनाया ऐसा जो स्टोर्ड प्रोग्राम को लेके चल सके, जो कि था 1945 से लेके 1951 के दरमियान। और यस, आपने सही गेस किया, अगर आपने कर लिया है, इन्होंने ही वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बनाया था। ठीक है, नीचे वही लिखा हुआ है। इट वाज डिजाइन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन वॉन न्यूमन, हु अप्लाइड दिस थ्योरेटिकल मॉडल, नाउ वी कॉल इट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इनटू वर्किंग मशीन। यानी ये जो मॉडल था, ये थ्योरेटिकल मॉडल बहुत पहले से था, लेकिन जॉन वॉन न्यूमन पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस थ्योरेटिकल मॉडल को रियल वर्ल्ड मशीन में अप्लाई किया और उसको चलाया। तब से हम लोग इसको क्या बोलने लग गए? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। कैसे चलाया, कहाँ चलाया, ये नीचे पढ़ेंगे। कहाँ चलाया, कैसे चलाया? यहाँ पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। और किसके अंडर, यानी ये थे कहाँ पर? यानी ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी आईएसए में। ठीक है, अब इसी के ऊपर पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे, इसका हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत समझेंगे, वर्किंग वगैरह भी समझेंगे। इसीलिए मैंने कहा था पहले वीडियो से कनेक्टेड। अगर अभी भी आपने पहला वीडियो नहीं देखा, पॉज करिए भाई, पहला वीडियो देखिए। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप जब दो वीडियो देखें तो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। The machine became a prototype. Many later computers was modeled on its design known as ISA architecture. जाहिर सी बात है, इसके बाद, क्योंकि इसका सक्सेस के बाद बहुत सारा और डिजाइन आया जो कि इसी आर्किटेक्चर में बना था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ISA आर्किटेक्चर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका? पीरियड, इसका पीरियड क्या था? पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में, इन 1940 से लेके 1950 के दरमियान इसका पूरा टाइम पीरियड था। स्टार्टिंग से लेके, बनाने से लेके, सक्सेस से लेके, यानी काम कंप्लीट होने से लेके, सक्सेसफुल होने से लेके, अ टाइम ऑफ रैपिड एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग। वो एक ज़माना और दौर ऐसा था ना कि जब रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग में, जैसे कि आज के जनरेशन में रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है एआई की तरफ। आज जनरेशन ऑफ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जगह आप देखिए एआई का ही रीच आपको मिलेगा। प्लेस कहाँ पर हुआ था? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी आईएसए, प्रिंसटन न्यू जर्सी में हुआ था। बढ़िया। की पर्सन्स, भाई की पर्सन कौन थे? यही थे ना, जॉन वॉन न्यूमन, अ मैथमेटिशियंस एंड physicist famous for his work in quantum mechanics, game theory and computer science. विजन, इनका बेसिक विजन क्या था, रीजन क्या था? देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत से लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्किप कर जाते हैं कि भैया हिस्ट्री पढ़ के क्या है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है हिस्ट्री से आपको। ये जो जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो बना है ना, इसको बनाने के पीछे का मकसद अभी इस लाइन में लिखा हुआ है कि क्यों बनाया गया। तो विजन क्या था इसको बनाने के पीछे? क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अ मशीन दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम मेमोरी। ये असल मकसद था इसको बनाने के लिए, कि कैसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे इस किस्म का काम किया जाए, यानी जिसमें मेमोरी और इंस्ट्रक्शन दोनों एक जगह होल्ड किया जाए। क्यों? इसका पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्यों चाहिए था? उसका रीजन ये था कि आप अगर कोई भी चीज को बदले तो आपको हार्डवेयर ना बदलना पड़े, आप उसको प्रोग्रामेटिकली कर ले, क्योंकि बार बार हर इंस्ट्रक्शन के लिए हार्डवेयर बदलना इज कॉस्टली। सिंपल सी बात है। दिस आइडिया वाज रिवोल्यूशनरी कंपेयर्ड टू अर्लियर कंप्यूटर्स लाइक ENIAC was programmed was hardwire, यानी programmed were hardwire with switches and tables, यानी इसका प्रोग्राम हार्डवायर था। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट टाइम, अब डेवलपमेंट टाइम समझते हैं। 1946 से 1948 तक क्या क्या हुआ? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी इसका कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस हुआ। वॉन न्यूमन एंड हिज टीम conceptualized a machine based on the stored program principle. The idea, a flexible computer where software could be changed without rewiring, यानी
बेसिक इनका पूरा का पूरा जो फोकस था ना स्टार्टिंग में 1946 से 1948 तक, कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें मेमोरी हो, और जो यानी एक ऐसा मशीन बनाया जाए जिसमें प्रोग्रामेटिकली यानी सॉफ्टवेयर के बेसिस पर मशीन को रन किया जाए, और वो उसमें मेमोरी और इंस्ट्रक्शन हो, ना कि हार्डवेयर के बेसिस पे, ना कि हार्डवेयर के बेसिस पे। इससे फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलता है ना कि अ फ्लेक्सिबल कंप्यूटर वेयर सॉफ्टवेयर कुड बी चेंज्ड विदाउट हार्डवेयर, यानी ऐसा कंप्यूटर जहाँ पर हार्डवेयर तो सेम है, बट हम लोग सॉफ्टवेयर को चेंज करके डिफरेंट किस्म का काम भी कर सकते हैं। 1948 से लेकर 1951 में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि भैया कल रात में ख्वाब आया आज ही बनाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1948 से लेकर 1951 में। क्या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ? वर्क बिगेन इन 1948। मेन चैलेंज क्या आया था काम के दौरान? डिजाइन फास्ट एंड रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके फास्ट एंड रिलायबल डिजाइन सर्किट बनाया गया, और बिल्डिंग अ मेमोरी सिस्टम कैपेबल ऑफ होल्डिंग बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, यानी एक ऐसा मेमोरी सिस्टम बनाया गया जो बोथ डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सके, यानी वो एक काइंड ऑफ मेमोरी होगा जो याद रख सकता है। 1951 में आता है ऑपरेशनल फेज। बाय 1951 द आईएसए कंप्यूटर वाज वर्किंग, यानी 1951 में फाइनल आप बोल सकते हैं इसका लॉन्च हुआ, टेस्टिंग वगैरह हुआ। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी इससे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स पार्ट 1, यानी अब इसका आर्किटेक्चर और कंपोनेंट कैसा था उसका पार्ट 1 देखेंगे। बहुत सारा चीज इसमें ऑलरेडी आपको ऐसा मिलेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर। द आईएसए कंप्यूटर डायरेक्टली embodied द वन न्यूमन आर्किटेक्चर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसमें पहला एक मेजर कंपोनेंट था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी मेमोरी था, जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बना हुआ था, परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसके बाद एक कंट्रोल यूनिट था जो फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड एग्जीक्यूट देम। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता था, उसको डिकोड करता था और उसको एग्जीक्यूट भी करता था। इसके बाद था मेमोरी सिस्टम्स। मेमोरी सिस्टम में क्या था? साइज 1024 वर्ड्स ईच, 40 बिट्स लॉन्गर। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं 2 मिनट में कंफ्यूज दूर कर देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं एक-एक चीज एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या होता है। A word could hold one 40-bit number or two 20-bit instruction. Memory store both instruction and data. Unified storage system. अब यहाँ पर ये जो 40 बिट नंबर और 20 है, और यहाँ पर जो ये 40 बिट लॉन्गर वर्ड्स है और 120 है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट इसके बाद समझाऊंगा। आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट पार्ट 2। सेकंड नंबर पे कौन कौन सा मेजर आर्किटेक्चर था? इनसाइड सीपीयू में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसे कि रजिस्टर था इनसाइड सीपीयू में, बहुत सारे किस्म का। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर था जो कि स्टोर करता था अरिथमेटिक रिजल्ट्स को। मल्टीप्लायर क्वोशिएंट था जो कि हेल्प करता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था जिसको आईआर कहते हैं, वो हेल्प करता था, यानी वो उसके पास रहता था करंट इंस्ट्रक्शन। और एक प्रोग्राम काउंटर था जिसको पीसीबी कहते हैं। ये सब रजिस्टर्स का टाइप है। वो क्या करता था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है उसको ट्रैक करता था, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को रखता था और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट को रखता था। इसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता था। यूज पंच कार्ड, रीडर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, यानी ये इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता था। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, द आईएसए कंप्यूटर्स मेमोरी could store both instruction and data in the same memory space, implementing the stored program concept. Of course, जैसे हमें already पता है, each 40 bits word could hold either one data value or two instruction, providing flexibility in how memory was used. अब ये चीज मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा था? देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, each instruction has 20 bit, a 40 bit memory word could have two instruction, hold two instruction। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी हमने यही पढ़ के आया था, राइट? ये यहाँ पर हमने यही पढ़ा था। कहाँ चले गया? हाँ, यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि इस मेमोरी सिस्टम में क्या होता था ना, कि टोटल मेमोरी का जो साइज है वो है 1024, और जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से 1400 है। तो हर एक वाला में, हर एक वर्ड में 40 बिट लॉन्ग था। अब इसका मतलब क्या है? अभी आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास बॉक्स है, 1024 बॉक्स है, और हर बॉक्स में 40 बिट जितना जगह है। समझ में आ गया आपको? तो ये 40 बिट जगह है, अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक्सप्लेन करो भैया, नहीं समझ में आ रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे हम लोग। और फिर यहाँ क्या लिख दिया, 1 40 बिट नंबर और 2 बिट 20 इंस्ट्रक्शन, ये समझ में नहीं आया। अभी आइए इसको खोलते हैं अच्छे से। ये 40 बिट लॉन्ग का मतलब क्या? ये तो आप समझ गए ना कि 40 बिट एक बॉक्स है, और ऐसा हमारे पास कितना बॉक्स है टोटल? 1024 बॉक्सेस है। अब ये आया कहाँ से और क्यों ऐसा ही क्यों है? आइए इसको समझते हैं हम लोग डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत फंडामेंटल चीज है। ईच इंस्ट्रक्शन वाज 20 बिट। साइज बता रहा हूँ आपको, हर इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर को आप देंगे वो मिनिमम 20 बिट का होगा। दैट्स इट, फिक्स कर दिया इसको, 20 बिट का तो होगा।
अब आगे, अ 40 बिट मेमोरी वर्ड कुड होल्ड 2 इंस्ट्रक्शन। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि भैया टोटल कितना बॉक्सेस है, 1024 बॉक्सेस है। हर बॉक्स में टोटल जगह 40 है, टोटल जगह 40 है। तो 40 में से 20 जगह तो इस्तेमाल होना ही होना है, किस लिए? इंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर हम पूरा का पूरा स्पेस में इंस्ट्रक्शन देना चाहे तो 20 + 20 40। तो इसीलिए मैक्सिमम अगर आप इंस्ट्रक्शन देना चाहे तो 2 दे सकते हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन 20 बिट लेता है, 2 इंस्ट्रक्शन 40 बिट लेगा। और हमें पता है कि अगर मेमोरी को हम लोग डब्बा समझ ले, तो बॉक्स समझ ले, तो टोटल हमारे पास जो काउंटिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो है 1024, और हर बॉक्सेस में जो जगह है वो 40 बिट का है। तो अगर हम चाहे तो एक इंस्ट्रक्शन डाले, या अगर हम चाहे तो 2 इंस्ट्रक्शन डाले। अगर एक इंस्ट्रक्शन डालेंगे तो 20 बिट खाली रहेगा, 2 इंस्ट्रक्शन डालेंगे तो कुछ भी खाली नहीं रहेगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। अब ये जो 20 बिट है ना, इसको भी खोलते हैं आके। अब देखिए, ये जो 20 बिट्स है ना, ये कैसे रहते हैं? अब हर इंस्ट्रक्शन जो भी आप देते हैं, उसमें ऑपरेशन कोड भी होता है और एड्रेस भी होता है। ऑपरेशन कोड भी होता है, एड्रेस भी होता है। हर इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन 20 बिट्स का होता है। अगर 2 इंस्ट्रक्शन भेजेंगे तो वो 40 बिट का होगा, और एक इंस्ट्रक्शन में एक ऑप कोड होता है, यानी ऑपरेशन कोड। तो अगर 2 इंस्ट्रक्शन भेजेंगे तो 2 ऑपरेशन कोड और 2 एड्रेस होगा। इस तरीके से टोटल 20 बिट्स बन जाते हैं, और फिर 20 बिट्स बनेंगे तो 40 हो जाएँगे। बढ़िया, आप समझ में आ गया। तो अब एक इंस्ट्रक्शन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो 20 बिट का एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें से 8 बिट का तो ऑपरेशन कोड होता है। ऑपरेशन कोड में क्या बताया जाता है भैया, कि क्या ऑपरेशन करना है, स्पेसिफाइज द ऑपरेशन, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लोड करना है, रीड करना है। बे क्या करना क्या है, ये तो बताओ। ये 8 बिट का होता है। अच्छा, क्या 6 बिट का नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। 8 बिट फिक्स है यहाँ पर। अच्छा, बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो 20 में से 8 चले गया, कितना बचा? 12 बचता है। तो 12 जगह जो खाली है ना 20 में से, वहाँ पर एड्रेस जाता है। अच्छा, एड्रेस का मतलब भैया मेमोरी में कहाँ पड़ा है वो डेटा, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हाँ, तब आपको पता चल गया कि ऑपरेशन कोड भी कंपल्सरी हो जाता है, एड्रेस भी कंपल्सरी हो जाता है। एड्रेस 12 बिट का होगा, ऑपरेशन कोड 8 बिट का होगा। 12 और 8 अगर मिला दे, 8 और 2 इसको प्लस करें, 20 बिट होता है। तो ये दोनों को मिला के होता है एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट। 2 बार भेज देंगे अगर, तो 2 इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, 40 बिट फिल हो जाएगा, यानी 1024 बॉक्सेस में से एक बॉक्स फिल हो गया। बढ़िया, अब समझ में आ गया। लेकिन भैया ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये क्या है देखिए, ये जो ऑपरेशन कोड है ना, यानी ये जो ऐड सब ये जो है ना, बस इसी को मैंने बाइनरी में लिख दिया यहाँ पर। यानी ऑपरेशन कोड और एड्रेस ये दोनों ही बाइनरी में ऐसे दिखते हैं। क्या मतलब? एग्जांपल, अब आप देखिए, ऑपरेशन कोड ये दिख रहा है, इसका मतलब होता है ऐड। अब आप बोलेंगे ऐड का मतलब इतना बड़ा? नहीं, एक्चुअली में ऐड का मतलब होता है 101, इसका मतलब होता है ऐड। तो फिर आप बोलेंगे पीछे 0 क्यों लगाया? देखिए, बात को समझिए। ये ऑपरेशन कोड है, बढ़िया, ये ऑपरेशन कोड है। हमने कहा ऑपरेशन कोड कितना बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तभी आप अज्यूम करिए यहाँ पर 8 0 लिखा हुआ है, ये सब 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का हो गया। बढ़िया, 8 बिट का हो गया। तो हमको क्या करना है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन भेजना हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड, रीड, राइट, उसको एंड में लिख देना है। तो हर का अलग-अलग नंबर होता है, तो ऐड के लिए क्या होता है 101, उसको एंड में लिख दिया। रेस्ट को क्या कर दिया? 0, 0 छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर भाई 0 को लिखने का ज़रूरत ही क्या था? 101 ही लिख देते यार, बाकी क्यों लिखे? उसका पीछे रीज़न है। बाकी अगर नहीं लिखेंगे ना, तो ये 3 बिट का बन जाएगा, 8 बिट का तो नहीं बनेगा। तो भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 3 बने 8 बने? हाँ, फ़र्क पड़ता है। अगर हम यहाँ पर 0 0 0 0 करके 8 बिट करते हैं, तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होगा टोटल? यानी यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं, फिर 0 0 0, फिर यहाँ 1, फिर 0 0 0, ऐसे करके पूरा 0 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक अगर जाते हैं, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर चेक करते हैं 8 बिट का, तो टोटल 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल के आ जाते हैं सामने। आप बोलेंगे आपको कैसे पता? भाई 2 रेज़ टू द पावर 56, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 8। आप जब 2 रेज़ टू द पावर 8 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 256। तो पॉसिबल ऑपरेशन 256 हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग पीछे का बिट 00 छोड़ते हैं, जिससे इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये टोटल 8 बिट का है, तो पॉसिबल ऑपरेशन कितना हो सकता है? 256 हो सकता है। समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में आ गया, बढ़िया। ये 12 बिट का है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब यहाँ पर भी 12 ही बिट लिखेंगे, और ये जो है ये एड्रेस है, बढ़िया। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गया कि 8 बिट ऑपरेशन होता है, और 2 रेज़ टू द पावर 8 करेंगे तो 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी ऑपरेशन में यहाँ पर जो 000 लिखा था, ये टोटल कितना पॉसिबल ऑपरेशन हो सकता है, यानी टोटल कितना किस्म का हम इसको ऑपरेशन बता सकते हैं, 256 बता सकते हैं। बढ़िया हो गया, समझ में आ गया। ये क्या है? 4096, इसका क्या मतलब है? भैया ये भी बहुत सिंपल है। एड्रेस बिट कितना है यहाँ पर? 12 है। 2 रेज़ टू द पावर 12 करेंगे तो कितना होगा? हाँ, 2 रेज़ टू द पावर 12 करने से 4096 होता है। तो इससे ये पता चला कि टोटल आपके पास मेमोरी लोकेशन कितने हैं, यानी टोटल जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं?
टोटल पूरा बॉक्स इतना है 4096 बॉक्स है। हर बॉक्स में कितना जगह है? 40 बिट का। 40 बिट में से 20 बिट का क्या भेज रहे हैं? इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं। वो इंस्ट्रक्शन में कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट का नाम क्या है? एक ऑपरेशन कोड है, एक एड्रेस है। दोनों का बिट्स कितना है? ऑपरेशन कोड 8 बिट का है, एड्रेस 12 बिट का है। ये दोनों मिलके जाता है। ऑपरेशन कोड का पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? 256। एड्रेस का पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? 4096। बढ़िया, समझ में आ गया। अब समझ में आया पूरा चीज, राइट? अब आते हैं नीचे। एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है भाई, स्किप नहीं करना। ऑपरेशन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन साइकिल, ये चलता कैसे करती है ये समझिए अब आप। फेच कैसे होता है? इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम मेमोरी इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है? करंट इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम रजिस्टर में क्या होता है? फ्यूचर वाला, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जाहिर सी बात है, जो ऑपरेशन करना है तो वो कहाँ जाएगा भाई? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा ना, यानी करंट जो एग्जीक्यूशन है उसी में जाएगा। उसके बाद क्या होता है? डिकोड, कंट्रोल यूनिट डिकोड ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड क्या था? ये अब ऑपरेशन कोड था ना, ये ऐड, ये ऑपरेशन कोड है ना, इसको डिकोड करना पड़ेगा ना, तभी तो बाइनरी में आएगा यार। इतना ही सिंपल चीज है। पुराना वीडियोस देख के आए हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ऑप कोड है। इसके बाद डिटरमाइन ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, जब उसको डिकोड करेगा तभी उसको पता चलेगा भाई ये 101 है, इसका मतलब एडिशन करना है। तो अब सीपीयू को मालूम चल गया, ओ हो एडिशन कर रहा है, हाँ आप समझ में आया। फिर जब पता चल गया, यानी यहाँ पर से उसको डेटा भी मिल गया, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया मेमोरी से, उसको मालूम भी चल गया ऑपरेशन क्या करना है। तो अब क्या करेगा भैया? ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना। हाँ, डेटा इज फेच्ड इफ नीडेड। अगर डेटा जरूरत पड़ेगा तो वो लेगा, ऑफ कोर्स। अगर डेटा जरूरत पड़ेगा तो रजिस्टर से उठाएगा, डेटा को लोड करेगा। उसके बाद क्या करेगा? एएलयू का अब काम आता है। अब देखिए, अब तक एएलयू बैठा हुआ था चुपचाप, अब एएलयू बोलेगा हाँ लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, ऑपरेशन तो हम ही करेगा। तो एएलयू क्या करता है? एग्जीक्यूट्स ऑपरेशन, और रिजल्ट क्या कर देगा? स्टोर कर देगा एसी, यानी एक्यूमुलेटर में या फिर मेमोरी में। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई ऑपरेशन होता है उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में होता है। अगर हमें भेजना होता है मेमोरी वगैरह में तो हम लोग वहां से फिर भेज देते हैं मेमोरी में। इसके बाद रिपीट। रिपीट का मतलब जैसे ही यहाँ तक काम हुआ, अब आपको पता है अगर आपने एएलयू पढ़ा है तो भैया ये फ्लैग व्लैग सब कुछ रेज वेज करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो हो जाएगा, अब प्रोग्राम काउंटर बोलेगा चलो भैया सब साइड हटो, मेरा काम आ गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या करना है ये अपने को पता है। तो बस, तो अब प्रोग्राम काउंटर फिर यहाँ पर आएगा और वो बोलेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर बोलेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, तो आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आके बोलेगा चलो बाजू हटो, अब तुम्हारा काम हो गया, अब ये करंट इंस्ट्रक्शन बन गया, तो अब हमको काम करने दो यहाँ से। तो फिर यही वाला पूरा साइकिल ऐसे रिपीट हो जाएगा, एकदम आसान। दिस फेच कोड एग्जीक्यूशन साइकिल इज अ फाउंडेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर सीपीयूज ऑपरेट टुडे। यानी ये जो एग्जांपल है ना, सीपीयू आज भी ऐसे काम करता है, ठीक है। हाउ इट्स वर्क एग्जाम्पल। अब ये काम कैसे कर रहा है इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। फॉर एग्जाम्पल वो कंप्यूटिंग कर रहा है कि ए और बी का प्लस करो और सी के अंदर स्टोर कर दो। सपोज वी वांट टू कंप्यूट ए प्लस बी एंड वांट टू स्टोर रिजल्ट इनटू सी। स्टोर वैल्यू, अब जाहिर सी बात है जो स्टोर वैल्यू है वहां पर लेके आना है। तो वैल्यू स्टोर वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन मेमोरी, मेमोरी में ए बी का वैल्यू मौजूद है, उसको लेके आना है। तो लोड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या आएगा? लोड ए। तो ए को लोड करेगा, कहाँ करेगा भाई? कितनी बार बोल दिया, जो भी काम होता है एक्यूमुलेटर में होता है। हाँ सही बात है। तो लोड ए का जो भी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। बढ़िया। सेकंड इंस्ट्रक्शन आया ऐड बी। हमने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि ऐड बी का मतलब क्या है, वो कैसे काम करता है। तो एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी ए का वैल्यू पड़ा हुआ है, उसी में बी को भी डाल देगा, साथ में इंस्ट्रक्शन ऐड डाल देगा। तो जाहिर सी बात है बी है और ए ऑलरेडी पड़ा हुआ था, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ऑपरेशन हो के एक्यूमुलेटर में ही पड़ा हुआ रहेगा। देन हम लोग क्या करेंगे? स्टोर इंस्ट्रक्शन, स्टोर सी, राइट रिजल्ट बैक टू मेमोरी। एक्यूमुलेटर से मेमोरी में दोबारा से राइट कर देंगे एक अलग लोकेशन में। बढ़िया हो गया। इसके बाद दिस प्रोसेस इन ISA वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कंट्रोल्ड ऑपरेशन स्टोर इन मेमोरी इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग सॉकेट्स। यानी ये पहली बार ऐसा था कि भाई कोई चीज आप मेमोरी में स्टोर करवा रही है। सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर्स। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही फंडामेंटल चीज है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक्चुअली में एक प्रोटोटाइप था फ्यूचर कंप्यूटर्स के लिए। मोस्ट अर्लियर कंप्यूटर जैसे कि EDVAC और IBM 701 या फिर MANIAC एक्सेट्रा वे बेस्ड ऑन ISA डिजाइन। ऑफ कोर्स मोस्ट जो पुराने कंप्यूटर थे फेमस वो ISA डिजाइन पे बेस्ड थे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी यही ISA डिजाइन जो था वो स्टोर्ड प्रोग्रामर कॉन्सेप्ट लेकर आया। बिफोर ISA कंप्यूटर लाइक ENIAC रिक्वायर्ड री राइटिंग टू चेंज पर प्रोग्राम। यानी आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा था वहां पर प्रोग्राम चेंज करने के लिए। ISA अलाउड स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग। बढ़िया। साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग
allow large scale of computation in physics, mathematics, and engineering. Example: simulation of nuclear process, advanced maths and calculations. Foundation of modern computer बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम लोग आज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. द ISA यानी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज स्टिल यूज्ड इन टुडेज CPU विद इंप्रूवमेंट. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आर्किटेक्चर वही है लेकिन इंप्रूवमेंट के साथ इस्तेमाल हो रहा है. ठीक हो गया. Architectural influence. Its design became the model for many earlier computer worldwide, often called as ISA type machines. Influence machines like IBM 701 या फिर MANISC and others. Limitations. हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी लिमिटेशंस देखा था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का. आज भी देख लेते हैं. स्पीड, सबसे बड़ा लिमिटेशन स्पीड था. यानी यहाँ पर कछुआ का मैंने फोटो बना दिया. ठीक है. वेरी स्लो बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, यानी मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत स्लो था. परफॉर्म थाउजेंड्स नॉट बिलियन ऑफ ऑपरेशन इन सेकंड पर सेकंड. जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना 1.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, तो इसका मतलब होता है 3 पॉइंट यानी 1.2 गीगाहर्ट्ज का मतलब 1.2 बिलियन इंस्ट्रक्शन साइकिल पर सेकंड होता है भैया, पर सेकंड. जबकि वहां पर थाउजेंड्स हो रहा था. तो आसमान और जमीन का फर्क है. वॉन न्यूमन बॉटलनेक यानी सिंगल मेमोरी था डेटा के लिए और इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए. कॉज द वॉन न्यूमन बॉटलनेक. CPU एंड मेमोरी कुड नॉट वर्क साइमल्टेनियसली, यानी एक इस्तेमाल होगा दूसरा को इंतजार करना पड़ेगा. हार्डवेयर इशू. रिक्वायर मैसिव हार्डवेयर, वैक्यूम ट्यूब्स, अनरिलायबल एंड पावर हंग्री. ऑफ कोर्स ये चीज तो हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही, जहां पर हमने हार्डवेयर या कंप्यूटर जनरेशन बात किया था, एकदम सेकंड नंबर का वीडियो प्लेलिस्ट में, उसी में हमने ये बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से क्या प्रॉब्लम होता था. मेमोरी साइज. मेमोरी साइज यानी 1024 वर्ड्स was very limited by modern standard. Of course, आज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है. Despite these limitations, the ISA computer was revolutionary for its time and laid the groundwork for modern computing. Of course, उस जमाने के हिसाब से तो भाई ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था. आज के लिए भी ये काइंड ऑफ हमें आर्किटेक्चर फाउंड वर्क और इंस्पिरेशन देता है बेसिकली. ठीक है. समरी. The ISA computer was the first practical implementation of von Neumann's stored program architecture. Of course, it is an achievement. It's introduced the stored program concept, influenced nearly every computer that followed. This architecture design became the model for many earlier computer worldwide. जैसे हमने ऑलरेडी देखा. It's laid the groundwork for modern computing with fetch decode execute cycle. Of course, आज भी जो fetch decode execute cycle चल रहा है, जो वॉन न्यूमन में चल रहा था, सेम चल रहा है. लेकिन जहां जहां पर लिमिटेशन था उसको फुलफिल किया गया. मोस्ट ऑफ द चीज स्पीड, एफिशिएंसी एंड पैरेललिज्म और पाइपलाइनिंग वगैरह. Despite limitations, it was the revolutionary of its time and demonstrated the potential of electronics computer. Of course, computing. The ISA computer 1951 was a pioneer achievement that shaped the future of computer. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो ये था बेसिकली एक पूरा डिटेल डिस्कशन ऑफ ISA इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी ऑफ कंप्यूटर, जहां पर बनाया गया था दुनिया का सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा, जिसको कहते हैं आज हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. तो ये वीडियो आपको समझ में आया है, जो कि आया ही होगा, पसंद आया है, जो कि मेरे ख्याल से आया होगा, उम्मीद तो ही कर रहा हूँ. तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना, और अगर अब तक देख रहे हो तो यार दिल से थैंक यू. और एक कमेंट कर देना यार, वीडियो के लास्ट में एक कमेंट कर देना कि आखिरी तक थी, तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा.